नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सांगर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विकास ऑडियो बुक्स पर। आज हम सवाल ही जवाब है बुक के चैप्टर 2 की ऑडियो बुक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 2 किस तरह हाँ तक पहुँचे? 4 कुंजियों की तकनीक। जब आप अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा-सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे। भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना जानते हों, आपके सामने यह समस्या आती ही है। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएँगे। इसलिए नहीं कि आपने जो कहा वह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वह आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियाँ उठाना जायज़ है। दूसरी ओर, आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं, वह सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियाँ उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं, वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक जो तकनीक आप खोजने वाले हैं, वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह स्वयं बताएँगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं कि आप एक ऐसी जीवन शैली जी सकेंगे, जो आपको हर मनचाही चीज़ देगी, तो उसका जवाब हो सकता है, "पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली से ही खुश हूँ।" हो सकता है वह आप यह आपत्ति बिल्कुल भी सही न हो। हो सकता है उसने यह आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है, तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है, "मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीज़ें मिलें," तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका विचार था, आपका नहीं। जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएँगे वे क्या चाहते हैं, जबकि के आप केवल उनकी बात सुनेंगे। लोग आपत्ति क्यों करते हैं? एक बार मैंने एक नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की प्रस्तुति में एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकला? उसका जवाब था, "खास अच्छा नहीं, वह अधिक रुचि नहीं ले रही थी।" मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या था? और उसने वही बात दोहरा दी। मैं ठीक-ठीक तो नहीं जानता, पर उसने ज़रा भी रुचि नहीं ली। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियाँ नीरस होती हैं। उसका असली मतलब यह था कि वह नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था। वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं, तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियाँ। नंबर 1 बर्फ पिघलाएँ। नंबर 2 सही बटन खोजें। नंबर 3 सही बटन दबाएँ। नंबर 4 सौदा पक्का करें। इन 4 कुंजियों की सहायता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुँच सकते हैं। बर्फ पिघलाएँ नंबर 1 इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। ये आप यहाँ पर उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात में की काफ़ी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने का ज़्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें? जब तक कि आप अपना विश्वास जमा न लें और अपने व्यक्तित्व को बेच न लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। नंबर 2 सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएँ या उससे भी बढ़कर वे नाराज़ हो जाएँ। परंतु ध्यान रहे कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्म-संतुष्टि के लिए ज़रा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्म-संतुष्ट हो जाते हैं, तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्म-संतुष्ट हो जाते हैं।
आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं, वे अच्छा काम करने के लिए उतनी ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या पीएमएफ खोजा जाए। पीएमएफ ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति 2 में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों कुंजियों में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं: अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट या जायदाद छोड़ना। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं, तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। चूंकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो आपका हो। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज़्यादा पसंद करते होंगे, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बाँटना भी चाहेंगे और आपके लिए यह समझना बहुत ही कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता है। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी होती है। नीचे लिखी हुई कहानियाँ असली ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, जो आपको प्राथमिक प्रेरणा घटक की शक्ति से अवगत कराएँगी। रोहन क्यों शामिल नहीं हुआ? एल्बर्ट एक वितरक था। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपने खुद की आमदनी तय करना चाहता था। वह अपनी इच्छा अनुसार ऑफ़िस आने-जाने की स्वतंत्रता चाहता था, अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था, हॉलिडे होम बनाना चाहता था, इत्यादि। आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था, क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीज़ें मिल सकती थीं। अपने लक्ष्यों के प्रति उसका पूर्ण भावनात्मक जुड़ाव था और वह उनके बारे में उत्साह से लगातार बातें कर सकता था। फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान वह रोन नामक संभावित ग्राहक से मिला और उसने उसे अपना बिज़नेस देखने के लिए आमंत्रित किया। एल्बर्ट ने रोन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रोन काफ़ी प्रभावित भी हुआ। उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा। वास्तव में एल्बर्ट ने रोन को फिर कभी नहीं देखा और वह पशोपेश में था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी। रोन क्यों शामिल नहीं हुआ? समस्या यह थी कि दरअसल रोन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अपनी माँ से मिले अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना और उसमें अखबार पढ़ना ज़्यादा पसंद था। रोन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता ठीक थी, पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। रोहन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नई कलाएँ सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था, पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रोन पर अल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई। कुछ ही दिनों में रोन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रोन का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। जैन का गलत फैसला।
जैन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्किंग गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए। जैन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज़्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके। पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था। इसलिए जैन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वह बिज़नेस के बारे में बात बता रही थी, तो उसकी चर्चा के केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। शाम खत्म होने पर वह हैरान रह गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता। वह रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता था। जैन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक था। इसलिए परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। अनुमान न लगाएं। हम द यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं, तो आपके गलत होने की काफ़ी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो, तो भी यह आपका विचार नज़र आएगा, न कि आपके संभावित ग्राहक का। और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे, जितने की अपेक्षित है। प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह खोजें? प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। यह सूची आपके बिज़नेस कार्ड के पीछे हो सकती है या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में या एक छोटे से कार्ड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है। अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेल-जोल, रिटायरमेंट और जायदाद छोड़ना। अपनी सूची दिखाने का सीधा-सा तरीका है अपने संभावित ग्राहक से यह सवाल करें, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिज़नेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? इस सीधे से सवाल से में यह खूबी छुपी है कि अगर सामने वाले के जवाब में नहीं कहता है, तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दें। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है, तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिज़नेस में क्यों शामिल होते हैं? इस पर आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अधपक्के कारण गिना देगा, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास कारण समाप्त हो जाएँ, तो आप पूछें और कुछ? वह जवाब देगा नहीं। इस पर आप यह कहें, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दें। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछें। वह यह 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज़्यादा कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेज़ी से पहुँचा देंगे। यदि यह आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट लें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। इनके क्रम को बदलने की गलती न करें। यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे। यह रहे आपके 5 ठोस सोने के सवाल। नंबर 1, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? नंबर 2, आपने इसी को क्यों चुना? नंबर 3, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 4, यदि आपको यह अवसर न मिले, तो उसके क्या परिणाम होंगे? और नंबर 5, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? इन सवालों को रट लें शब्दशः। जब आप इन्हें पूछें, तो इधर-उधर न भटकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सवाल इसी क्रम में पूछे जाएँ। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्कर्स उत्सुकता की शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि कुछ सीधी शैली का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों में प्रयुक्त शैली अधिक सीधी है, क्योंकि इसे प्रस्तुत करना अधिक आसान है। यह चर्चाएँ वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित हैं। एंगी मिली रे और रूथ से। रे और रूथ लगभग 25 वर्षीय युगल थे, जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों की सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि यह बिज़नेस किस तरह से काम करता है। इस पर रूथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिज़नेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं है। रे 2 जगह पर काम कर रहा था और रात को रूथ को नए घर में सामान व्यवस्थित व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि
ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं और जो घर बदलकर नए घर में रहने आते हैं। फिर भी वह उन्हें अपना बिज़नेस दिखाना चाहेगी क्योंकि श शायद वे भविष्य में रुचि लें। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? उसने पूछा। रे और रूथ तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुँच गए और कॉफ़ी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिज़नेस क्या होता है। रे और रूथ ने एंगी को बताया कि उन्हें नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिज़नेस में प्रयास किए थे और जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नज़र में यह किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, "क्या यह एमवे की तरह है?" इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली। एंगी, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिज़नेस क्यों शुरू करते हैं? रे, यह पिरामिड बेचने की तरह है ना? एंगी, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताते हुए, यह वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? रे, ओह! हमारे लिए तो आर्थिक स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। रूथ दृढ़ता से, निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी, आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि रे, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना पड़ता है और रूथ भी ओवरटाइम करती है ताकि जब हमारा परिवार बढ़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हम पैसे के लिए हमेशा दौड़-धूप नहीं करना चाहते। एंगी, क्या आपके लिए यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे, जैसा मैंने कहा, हम अपने घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रूथ और मुझे कभी यह सब नहीं मिला। हमें ऐसे अवसर मिले ही नहीं। रूथ बातचीत का सिरा थामते हुए, सही बात है, मेरे माँ-बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसों की खींचतान करते रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी उन्हीं की तरह गुज़रे। एंगी, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? रे, हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माँ-बाप थे। इसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना तथा आमदनी कम और खर्च ज़्यादा और पूरी ज़िंदगी यही चलता रहेगा। रूथ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में काफ़ी खर्च होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत नहीं दे सकेंगे। एंगी, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे तनावपूर्ण स्वर में, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे और ऐसा कौन चाहता है? साथ साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसलिए हम अभी से इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विश्लेषण, इस वार्तालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो इसी तरह के सामान्य युगल द्वारा न कहा जाए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने 5 ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया और रूथ तथा रे ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रूथ की निगाह में यह विचार एंगी का होता, उनका नहीं। अगर एंगी ने उनसे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात की होती, तो रूथ और रे ने शायद आपत्ति उठाई होती क्योंकि यह एंगी का विचार होता ना, पर चूँकि यह विचार उन्हीं का था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसलिए यह हकीकत थी। इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। इन 5 सवालों इन 5 सवालों पर विचार करें। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल यह था, आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे ने कहा कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था, इसलिए वे दोनों शामिल होंगे। रे, आपने इसी को क्यों चुना? यह सवाल दरअसल यह पूछता है कि आप इस कारण में से क्यों शामिल होना चाहते हैं। उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते। नंबर 3, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएँ, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे कहता है, जैसा मैंने कहा और फिर से अपनी बातें दोहराता है और उन कारणों को बताता है, जिनके लिए वह बिज़नेस में आना चाहता है। रूथ भी और कोई तर्क देती है तो आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यों है, जिसके लिए दोनों को इसमें शामिल होना चाहिए। उसके माता-पिता को खर्च चलाने के लिए मुश्किल आती थी और वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाहती थी। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके क्या परिणाम होंगे? यह सवाल दरअसल पूछता है, अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा? अब वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं।
वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता-पिता की तरह तंग-हाल जीवन नहीं जीना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को सिर्फ़ इसलिए अच्छी शिक्षा न मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं? यह सवाल इस उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं और वे बार-बार जोर देकर कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया। अगर एंगी ने उन्हें यही सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहानेबाज़ी की होती कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में क्यों शामिल नहीं हो सकते। पर चूँकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताए थे, इसलिए वे कारण वास्तविक थे। इस साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह कार्य करती है और इसके लाभकारी परिणामों का वर्णन करते हुए समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने उन्हें वे फ़ायदे बताए जो उन्हें प्राप्त हो सकते थे और वे हानियाँ बताई जिनसे वे बच सकते थे। रे और रूथ की निगाह में यह उनके सपनों का बिल्कुल सही उत्तर था क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरों के मुँह से सुन रहे थे। अपने ही लक्ष्य को और अपने ही डर को एक प्रस्तावित व्यावसायिक योजना के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। यह सब उनका ही था, एंगी का नहीं। किस तरह ब्रूनो ने एक सख्त चने को फोड़ा? ब्रूनो एक इंजीनियर था जो एक एसोसिएशन में दूसरे इंजीनियरों के साथ काम करता था, जिनमें जिम भी शामिल था। ब्रूनो ने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस शुरू किया था और उसकी नज़र में यह इंजीनियरिंग के रोज़मर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यावसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को उसमें शामिल करने का प्रयास किया था, पर जिम ने कोई रुचि नहीं ली थी क्योंकि वह अपने आप को एक इंजीनियर मानता था, सेल्समैन नहीं, और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक शाम कॉफ़ी पीते-पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिज़नेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। जिम ने कार्ड देखा जिस पर ब्रूनो के नाम के नीचे नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन छपा हुआ था। ब्रूनो, जिम, क्या तुम जानते हो कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? जिम, हाँ, जैसा मैंने बताया था मेरी बहन भी इसी बिज़नेस में थी। यह एक तरह की पिरामिड योजना है ना? लीजिए ब्रूनो, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिज़नेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने कर दी। ब्रूनो, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जिम, जिम, ओह! मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिज़नेस और दूसरों की सहायता करना। ब्रूनो, आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? जिम, मैं बिज़नेस इसलिए शुरू करना चाहूँगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पीस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूँगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जिम, जैसा मैंने कहा भविष्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पीसना होगा। आप जानते ही हैं यह किस तरह का काम है। ब्रूनो, मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और करना चाहूँगा पर 48 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने के में मुझे डर लगता है। ब्रूनो, अच्छा, अगर आपका अपना बिज़नेस न हो तो उसके परिणाम क्या होंगे? जिम, ऐसे सहज होते हुए, जैसा मैंने कहा मुझे उसी चक्की में पीसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूँगा। मैं अपने वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वयं उनके निर्णय लेना चाहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नियंत्रण में देखते-देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो, इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? जिम, क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीज़ों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा। जीवनशैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूँगा। ब्रूनो, नेटवर्किंग बिज़नेस बना ही इस तरह से है कि आपको यहाँ सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। ये है आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, स्वयं का बिज़नेस शुरू करने तथा दूसरों की सहायता करने के अवसर देता है और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुए। ब्रूनो 1 साल से अधिक समय से जिम को बिज़नेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 सोने के सवालों
का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर से वह जिम को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिज़नेस में क्यों शामिल होना चाहेगा। जब जिम ने बिज़नेस की योजना देखी तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, "यह मुझे आज तक पहले किसी ने क्यों नहीं बताया?" इसका जवाब यह था कि इससे पहले उसे यह बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उसके उससे उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में पूछा ही नहीं था। किस तरह दाँत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ? यह घटना मेरे साथ हुई। 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक था। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी और वह हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था, तब मैंने उसे कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा। मैं भी कॉफ़ी पीने के लिए उसके पास जा पहुँचा। एलन, काम-धंधा कैसा चल रहा है फ्रैंक? फ्रैंक, उत्साहहीन होकर, ठीक ही है। एलन मज़ाकिया अंदाज में, फ्रैंक आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सारा काम है और आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं, फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रैंक, मेरे ख़्याल से यह ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पर्याप्त है। एलन, अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और शुरू क्यों नहीं करते? फ्रैंक, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा एलन। एलन, क्यों नहीं? फ्रैंक यथार्थपूर्ण स्वर में, क्योंकि मैं दाँतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दाँतों का डॉक्टर था और मैं यही कर सकता हूँ। एलन रुचि लेते हुए, अच्छा फ्रैंक, आपने दाँतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया? फ्रैंक, जब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। एलन, क्या आपको दाँतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रैंक? फ्रैंक झटके से, सच कहूँ तो नहीं, पर इससे बिल चुक जाते हैं। एलन, फ्रैंक, अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? फ्रैंक हँसते हुए, 18 साल का अनुभवहीन व्यक्ति युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की ज़िंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? एलन, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? फ्रैंक, बिल्कुल नहीं। एलन, फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? चर्चा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने यह कभी सोचा नहीं था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के क्षणिक निर्णय से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था और यह इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिज़नेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। एलन, फ्रैंक, इस सूची पर नज़र डालें। आपकी नज़र में ज़िंदगी की पहली प्राथमिकता कौन-सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, फ्रैंक, ज़्यादा खाली समय। एलन, आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज़ देखने के लिए तैयार हो सकूँ। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफ़ें सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता हूँ। फुर्सत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं। एलन, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है फ्रैंक? फ्रैंक असहज होते हुए, जैसा मैंने कहा मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियाँ होती। एलन यानी? फ्रैंक, दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट तक भाव-विह्वल होकर उस कैदखाने के बारे में बातें करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन, अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे फ्रैंक? फ्रैंक हताशा भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी करते-करते ही काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति से वह भी काफ़ी तनावग्रस्त रहती है। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था, उसकी आँखें डबडबा आई थीं। मुझे लगा कि वह फूट-फूट कर रोने वाला है। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन धीमे से, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं फ्रैंक? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया।
वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफ़ी चिंतित था। वह बस चुपचाप वहाँ बैठा रहा। मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, न कि फ्रैंक की ज़िंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद मैं फ्रैंक से उसकी सर्जरी में मिलने गया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए हैं। वे एक सोमवार से लौटकर आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा और वे खुद छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वह काफ़ी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है या वह क्या कर रहा है? पर यहाँ जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस हो। ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। कभी-कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। कई लोगों के पास प्राथमिकता 2 कारणों से नहीं होती। पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएँ भी नहीं होती। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद न करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्राथमिकता न हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक: सच कहूँ तो इनमें से कोई भी नहीं। आप: कोई भी नहीं? संभावित ग्राहक: नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप: सामान्य रूप से। अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन-सी होती? संभावित ग्राहक: अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। आप: आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक: क्योंकि पैसे का होना काफ़ी महत्व रखता है और अब आप 5 ठोस सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं। मौन की शक्ति: सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा न दे, आप एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाएँ, क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिज़नेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा, तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएँगे जो वह बिज़नेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हो, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग न हो, तब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर 5 ठोस सोने के सवालों से उसके जवाब कमज़ोर हों, तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमज़ोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या न करें। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप ज़मीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास-फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे। पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं, जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कह सकते हैं कि आप उन्हें खाद-पानी दें और घास-फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएँगे। अगर आप कमज़ोर बीज बो रहे हैं, तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमज़ोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी-कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज होना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले
कि आप उन्हें बोने का फैसला करें। ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता, तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो, या वह केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दें। समूह के साथ सूची का प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपने संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार पीएमएफ सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या समूह के लोगों से पूछ सकते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहेंगे। तैयार सूची के साथ आप किसी और से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? और फिर रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं, और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि इस बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज़्यादा पसंद करते हो, तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों क्यों चुना? और फिर सभी सवालों को एक-एक कर पूछते जाएं। यह बड़ा मज़ेदार होगा जब पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है, और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। नंबर 3, सही बटन दबाएँ, योजना दिखाएँ। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपको की योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है, जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूँढे द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निस्संदेह मिल जाएगा, जो आज़माया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले वक्तव्य को समझ लें। व्यावसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है, या एक सपने को साकार करने का तरीका है। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और संभावित ग्राहकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है, तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। इसी कारण से अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं, और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय होगा। या फिर इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं, और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। जब आप व्यावसायिक योजना बनाते हैं, इस समय अपने संभावित ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं, तो यह बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। यह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है, क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। नंबर 4, सौदा पक्का करें। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं, तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिज़नेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएँ। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिए के साथ रखें, जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी जीवन शैली व्यावसायिक तो हो, परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज़ यही सब करते हैं। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिज़नेस में शामिल होने का मन बना लिया है, तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित कि बने रहें और उसे बताएँ कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही न कि अगले दिन। यह पद्धति काम क्यों करती है? 4 कुंजियों की पद्धति हाँ तक पहुँचने का आज़माया हुआ नुस्खा है, इसलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फ़ॉर्मूले का पूरी तरह पालन करना है। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, उनमें से अधिकतर बर्फ़ पिघलाए स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे तालमेल बैठाया जाए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूँढे स्तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते। वे बर्फ़ पिघलाए से सीधे सही बटन दबाएँ पर पहुँच जाते हैं। यह मान लिया जाए कि व्यावसायिक योजना की उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहती हो, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि
संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएँगे, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति से रोमांचित तो हो जाते हैं, पर 1-2 दिन बाद ही उनका उत्साह पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ये विचार वो को बेच तो सकते हैं, पर इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। आपकी व्यावसायिक योजना आपके संभावित ग्राहक के उन कष्टों का समाधान है जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं, और उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी इसीलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक का प्राथमिक प्रेरणा घटक न खोज लें और उन्हें इसके बारे में आवेशित न कर दें। अगर आप सही बटन ढूँढने में श्रेष्ठ हो, तो आपको सौदा पक्का करने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है, तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह सही बटन ढूँढना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएँगे। धन्यवाद।